दोस्तों, क्या हो अगर एक शादी में दूल्हे ही बदल जाए। आज की कहानी है सू वान की, जो एक सनकी और हर चीज को लेकर जुनूनी रहने वाली लड़की है। उसकी बड़ी बहन की शादी एक रईस खानदान के बड़े बेटे से तय हुई थी और सू वान को बाय वन गेट वन फ्री ऑफर की तरह उसी घर के छोटे बेटे के साथ विदा कर दिया गया। शादी का दिन है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ गई। दोनों दूल्हों का प्राइवेट प्लेन खराब मौसम में फंस गया है और शादी कल तक के लिए टल गई है। सू वान ये सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है, क्या मेरा इस महीने का शेड्यूल फुल है। मेरे डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस और महंगा कोरियन मेकअप सब बर्बाद हो जाएगा। दूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, शादी आज ही होगी। वो अपनी बहन के हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहती है। शादी के बाद पार्टी में लोग बातें कर रहे हैं कि क्या ये रिश्ता 3 महीने भी टिक पाएगा। उधर सू वान और उसकी बहन जमकर शराब पी लेती हैं। सू वान कहती है, जिसकी सहन शक्ति 37 डिग्री है, वो आज 52 डिग्री की शराब पी गई है। नशे की हालत में बड़ी बहन अपनी खानदानी अंगूठी सू वान को पहना देती है। नशा इतना ज्यादा है कि दोनों बहनें अपने कमरे भूल जाती हैं। सू वान का कमरा बिल्डिंग 8 में था, लेकिन वो गलती से बिल्डिंग 3 में अपने जीजा यानी बड़े भाई के कमरे में पहुंच जाती है। इधर बड़ा भाई फू चेंजो कमरे में आता है। उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने आया है। अचानक बिजली कड़कती है और डर के मारे सू वान उसके गले लग जाती है। नशे में सू वान को लगता है कि वो उसकी बहन है। वो उसकी पीठ छूकर कहती है, दीदी आपकी पीठ इतनी सख्त क्यों है और ये एब्स कहाँ से आ गए। फिर उसे याद आता है कि उसकी तो शादी हो गई है, तो शायद यही उसका पति है। उस रात वो दोनों करीब आ जाते हैं। जब सुबह सू वान की आंख खुलती है तो वो सामने एक अजनबी मर्द को देखकर चीखने लगती है। वो उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बाप नहीं बन सकते, हम कल ही तलाक लेंगे और मैं किसी और अमीर खानदान के लड़के को चुनूंगी। वो आदमी हैरान होकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो, एक बार कोशिश करके देखें कि मैं काम का हूँ या नहीं। तभी सू वान को एहसास होता है कि ये उसका पति नहीं है। वो डरते हुए कहती है, फू यांग उसके पति का नाम, लेकिन सामने वाला आदमी कहता है, मैं फू चेन जो हूँ। सू वान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाती है, जीजा जी आपने अपनी बहन को धोखा दिया, ये पाप है। लेकिन असल में गलती सू वान की थी। फू चेनजो तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। सू वान शर्म के मारे मर जाना चाहती है। उसे याद आता है कि जिस आदमी ने बचपन में उसके लिए कविताएं लिखी थी, आज उसने अपनी ही बहन का दूल्हा चुरा लिया है। वो खुद को चादर में छुपा लेती है और इस बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। फू चेनजो सू वान को संभालते हुए कहते हैं, आसमान भी गिर जाए तो बड़े उसे संभाल लेंगे, तुम खुद को कसूरवार मत समझो। वो उसे कपड़े बदलने को कहते हैं, क्योंकि उनकी बहन और फू यांग सू वान का असली पति आने ही वाले हैं। सू वान अपनी अलमारी से नीली स्वेटर और काली स्कर्ट लाने को कहती है। जब फू चेंजो उसे खुद लाने को कहते हैं तो सू वान मासूमियत से कहती है, मैं खुद खड़ी हो पाती तो आपको क्यों कहती, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। फू चेंजो मान जाते हैं और उसके लिए कपड़े ले आते हैं। सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठे होते हैं। माहौल बहुत अजीब है। कल रात बिजली कड़कने और नशे की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। सू वान की बहन सू किंग पूरी स्थिति को समझती है। वो बहुत ही व्यवहारिक है। वो कहती है, शादी का कार्ड छपने में गलती हो सकती है, लेकिन जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। फू चेंजो सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी शादियां आपस में बदल लें। वो कहती है कि ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है और अब यही सबसे सही फैसला है। फू चेंजो भी अपनी गलती मानते हुए इस बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब छोटे भाई से पूछा जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहन क्या कहती है, मैं मर जाऊंगा पर इस तरह शादी नहीं बदलूंगा। वो सू वान से नफरत करता है और उसे खुद से दूर जाने को कहता है। सू वान की बहन उसे धमकाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बदलना तो जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। क्या फू परिवार में और कोई मर्द नहीं है। फू यांग अकड़ दिखाते हुए कहता है कि वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेलिब्रिटी है, लेकिन आखिर में अपनी बहन के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और वो शादी बदलने को तैयार हो जाता है। तय होता है कि सू वान अब फू चेंजो के साथ वापस कैपिटल यानी राजधानी जाएगी। सू वान जो खुद को मिल्क टी एक्सपर्ट और बड़ा फूडी मानती है, खुश हो जाती है। वो अपनी बहन को अलविदा कहती है। अब शुरू होता है सू वान और उसके नए पति यानी फू चेंजो के बीच का अजीब सफर। सू वान उसे खुश करने के लिए कहती है, हनी आप आज इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फू चेंजो को हनी कहलाना पसंद नहीं है। सू वान तुरंत बदल जाती है और कहती है, ठीक है, तो क्या मैं आपको ब्रदर फू कह सकती हूँ। ब्रदर फू आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फू चेंजो उसे सामान पैक करने के लिए 2 घंटे का समय देते हैं। सू वान ठीक समय पर तैयार हो जाती है। वो मन ही मन अपनी तारीफ करती है, मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, दीदी आज मुझ पर गर्व करती। जब वो फू चेंजो से तारीफ की उम्मीद करती है तो वो बस इतना कहते हैं, समय का पाबंद होना तो बेसिक सिद्धांत है, चलो गाड़ी में बैठो। सू वान थोड़ा उदास होती है, फिर खुद की ही तारीफ करने लगती है। वो गाड़ी में बहुत ज्यादा बातें करती है। फू चेंजो तंग आकर कहते हैं, क्या तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो।
सुवान कहती है, मुंह तो बोलने के लिए ही होता है, सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करना तो बर्बादी होगी ना। फू चेंजो को लगता है कि ये लड़की थोड़ी नाजुक, थोड़ी जिद्दी, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने वाली है। वो सुवान से कहते हैं, सुवान चलो बात करते हैं। सुवान डर जाती है, उसे लगता है कि उसने फिर कोई गलती कर दी है, क्योंकि जब भी उसकी बहन उसे बात करने के लिए बुलाती थी तो उसकी डांट पड़ती थी। वो डरी हुई कहती है, मैं डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फू चेंजो उसे डांटने नहीं, बल्कि उनके बिजनेस गठबंधन और दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को साफ तौर पर तय करने के लिए बुलाते हैं। फू चेंचो सुवान से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है समझौता करने की। सुवान तुरंत मान जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन का नाम कभी डूबने नहीं दूंगी। फू चेंचो अपनी शर्तें रखते हैं, एक अमीर खानदान की बहू के तौर पर तुम्हें हर जरूरी मौके पर मेरे साथ रहना होगा और मेरी बात माननी होगी। सुवान एक अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मैं बहुत अच्छी बनकर रहूंगी। वो खुश है कि सू परिवार से फू परिवार में उसका ट्रांसफर कितनी आसानी से हो गया। खुशी के मारे सुवान गाड़ी में स्नैक्स खाने लगती है, लेकिन फू चेंचो को माइसोफोबिया यानी गंदगी से नफरत है। वो भड़क जाते हैं, तुम गाड़ी में नहीं खा सकती, इससे गंदगी और महक फैलेगी। सुवान तुरंत माफी मांगती है और एक नया जुगाड़ निकालती है। वो दलिया निकालती है और कहती है, दीदी कहती है खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, आप ये स्ट्रॉ से पीजिए, इससे न गंदगी होगी और न महक। वो उसे दलिया पिलाने लगती है और कहती है कि वो अपनी बहन की तरह काम के चक्कर में नाश्ता करना न भूले। फू चेंचो को उसकी ये फिक्र अच्छी लगती है। सुवान कहती है, ये आखिरी बार था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। फू चेंचो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन भी हमेशा यही कहती थी कि ये आखिरी बार है, तुम्हारा दोबारा कितनी बार आएगा। जब वे घर की तरफ बढ़ते हैं तो मेड फुसफुसाती है कि ये छोटी लड़की तो छोटे मालिक की पत्नी होने वाली थी, बड़े मालिक के साथ कैसे है। इधर सुवान को लगता है कि फू चेंजू उसकी बहन की तरह ही मकर राशि कैप्रिकॉर्न के कामुक और काम के भूखे वर्कहॉलिक इंसान है। कमरे में अंधेरा देख पर सुवान एक छोटी डेस्क लैंप निकालती, कहती है, कम रोशनी में पढ़ने से आंखें खराब हो जाती हैं, मेरी दीदी भी ऐसा ही करती थी। फू चेंचो सोचते हैं कि सुवान भले ही बिगड़ी हुई है पर उसका दिल बहुत साफ है। बातों बातों में फू चेंचो कह देते हैं कि सुवान का वजन बढ़ गया है। सुवान चिढ़ जाती है, आपने मुझे मोटी कहा, अब आप दुनिया का सबसे मीठा केक भी देंगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। फू चेंचो उसे मनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा BMI सिर्फ 17 है, तुम मोटी नहीं बल्कि तुम्हें कुछ जगहों पर वजन बढ़ाने की जरूरत है। सुवान केक और खाली चेक पाकर पिघल जाती है और उन्हें माफ कर देती है। फू चेंचो गंभीर होकर कहते हैं, शादी खानदान को आगे बढ़ाने के लिए हुई है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, हमें वासना का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सुवान नासमझी में पूछती है, तो आपका मतलब है कि हमें ये 10 बार करना चाहिए? फू चेंचो शर्मा कर कहते हैं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, 2 बार काफी है। सुवान मासूमियत से मान जाती है। फू चेंचो सुवान को नहाने और कसरत करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर वो कमजोर महसूस करेगी तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाएंगे। सुवान को अच्छा लगता है, लेकिन खाने की मेज पर फिर जंग छिड़ जाती है। सुवान नखरे दिखाते हुए कहती है, मुझे हरी सब्जियां और टोफू पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ खट्टे मीठे पोक रिब्स चाहिए, यहाँ मेरी पसंद का कुछ नहीं है। फू चेंचो उसे डांटते हैं कि खाना बर्बाद करना बुरी बात है और उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। सुवान गुस्से में कसम खाती है, इन्होंने मुझे वो खिलाया जो मुझे नफरत है, आज मैं इनसे एक शब्द भी बात नहीं करूंगी। इंटरनेट पर लोग सुवान का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो अपनी बड़ी बहन सुकिंग के सामने कुछ भी नहीं है। फू परिवार के मुखिया यानी ससुर जी को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने फरमान सुनाया है, कल मैं सुवान से खुद मिलूंगा। सुवान घबरा जाती है, उसे लगता है कि बॉस फू उसे सॉल्टेड फिश समझकर भून देंगे और बाहर फेंक देंगे। घबराई हुई सुवान अपनी बहन को फोन करती है, लेकिन फोन उसके पूर्व मंगेतर यानी अब जीजा फूयांग के पास है। फूयांग और सुवान अपनी अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। इसे वे नाम देते हैं सॉल्टेड फिश अलायंस। फूयांग कहता है, तुम्हारी बहन तो मुझ टॉप सेलिब्रिटी से भी ज्यादा काबिल है, मुझे जलन हो रही है। सुवान उससे अपने ससुर की कमजोरियां पूछती है और बदले में उसे सिखाती है कि उसकी बड़ी बहन का दिल कैसे जीता जाए। दोनों के बीच की नजदीकी देखकर फू चेंजो को जेलसी होने लगती है। वो गुस्से में पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फू चेंजो को शक होता है कि क्या सुवान अभी भी फूयांग को पसंद करती है। वो गुस्से में फूयांग को वहाँ से भगा देता है। सुवान उसे शांत करने के लिए गले लगा लेती है और कहती है, मैंने अपनी जीजा को एक बार चुराया है, बार बार थोड़ी चुराऊंगी, मैं अपनी बहन से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। फू चेंजो का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन वो अभी भी सुवान को अनुशासन में रखने की बात करता है। उधर बड़ी बहन सुकिंग अपने नए पति फूयांग के लिए हार्ट वार्मिंग दलिया और एक तोहफा लाती है। फूयांग खुश हो जाता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन जब वो तोहफा खोलता है तो वो पुरुषों के लिए एक
मसाज डिवाइस निकलता है। सूकिंग कहती है, मैं काम में बिजी हूँ, ये तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखेगा। फू यांग चिढ़ जाता है और सू परमार के नियम याद दिलाता है कि अगर दामाद ने बेवफाई की तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। अगली सुबह सू वान देर तक सोना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि आज उसे फू परिवार के पुराने बंगले में बड़ों से मिलने जाना है। वो खुद को मोटिवेट करती है, आज मैं फू परिवार को अपनी ताकत का झटका दूंगी। वो तैयार होने के लिए उठती है, तभी फू चेंजो को कमरे में देखकर चौंक जाती है। फू चेंजो उसे देखते हुए मुस्कुराते हैं। सू वान उन्हें देखकर पिघल जाती है और कहती है, ब्रदर फू, आप मुस्कुराते हुए उस दूसरे यानी फू यांग से 100 गुना ज्यादा हैंडसम लगते हैं। सू वान अपने नए पति फू चेंजो की तारीफ करती है, लेकिन जब वो उसे बेवकूफ कहते हैं तो सू वान उदास होने का नाटक करती है। वो कहती है, इंसान का दिल कितना निर्दयी हो सकता है ना। फू चेंजो उसे मनाने के लिए गहनों का ऑफर देते हैं, लेकिन सू वान कहती है, दीदी कहती है आपकी याददाश्त बहुत तेज है, तो ये लीजिए बिल्ली के बालों वाली हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल और मेरी चोटी बनाइए। फू चेंजो मना करते हैं, पर फिर एक आखिरी बार समझकर उसकी चोटी बना देते हैं। रास्ते में फू चेंजो उसे समझाते हैं कि बड़े घर के नियम सख्त होते हैं और उसे वहाँ अनुशासन में रहना होगा। सू वान कहती है, मैं नियम मानने में नंबर 1 हूँ। वो सबके लिए छुपकर फूल लाती है और एक खास फूल फू चेंजो की जेब में डाल देती है और कहती है, ये सिर्फ आपके लिए है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, माहौल गर्म हो जाता है। सू वान के ससुर उसे देखते ही चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं, सू वान जानबूझकर गलत कमरे में गई ताकि वो एक अमीर घर की बहू बन सके। उसकी प्लानिंग बहुत गहरी है। ससुर जी जिद करते हैं कि शादी बदल दी जाए, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ शेर और शेरनी की जोड़ी अच्छी लगती है, एक सॉल्टेड फिश को रास्ता छोड़ देना चाहिए। सू वान समझ जाती है कि ससुर जी को मनाने के लिए उनके कमजोर नस पर हाथ रखना होगा। वो एक अजीब सा प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी निकालती है, जिसका नाम होता है 3 साल में पोता पोती और 5 साल में पूरी टीम। ससुर जी हैरान रह जाते हैं। सू वान झूठ बोल देती है, आपका कीमती पोता अभी मेरे पेट में है और वो आपकी सारी कड़वी बातें सुन रहा है। ससुर जी जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैंडल करते थे, इस मामूली और घटिया बनी हुई पीपीटी को देखकर पिघल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बस पोते का सुख चाहिए था। ससुर जी मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगले 3 महीने तुम्हारा ट्रायल पीरियड होगा। अगर तुम अपनी सास की तरह एक सुसंस्कृत अमीर बहू नहीं बनी तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। सू वान मन ही मन सोचती है कि काश उसने इस पीपीटी को बनाने में 50 की जगह 500 रुपए खर्च किए होते तो शायद ससुर जी और भी खुश हो जाते। सू वान की सास उसे क्योटो की सबसे शानदार लेडी बनाने की जिम्मेदारी लेती है। सू वान डर जाती है, क्योंकि उसकी सास नियमों की बहुत पक्की है। वो अपनी बहन सू किंग को याद करती है। उधर सू किंग को पता चलता है कि सू वान मुश्किल में है। वो कहती है, मेरी बहन को कोई भी अमीर आदमी बुली नहीं कर सकता। अब सू वान की ट्रेनिंग शुरू होती है। कमर सीधी करो, सिर उठाओ और मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाओ। क्या सू वान ये ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगी? ससुर जी के जाते ही सू वान की सास का अंदाजा बदल जाता है। वो कहती है, अरे वान वान, ये दिखावा सिर्फ 3 मिनट का है। ससुर जी के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है, पर अकेले में जो मन आए वो करो। सू वान हैरान रह जाती है कि उसकी सास तो उसकी दीदी के बाद उसकी दूसरी सबसे पसंदीदा इंसान बन गई है। सास कहती है, मैंने ये 30 साल से एक्टिंग की है, तुम बस मजे करो। तभी सू वान की बड़ी बहन सू किंग वहाँ पहुँचती है। वो गुस्से में है कि उसकी छोटी बहन को यहाँ नियम सिखाए जा रहे हैं। फू चेंजो कहते हैं उसे नियम सीखने ही होंगे। सू किंग को जब सू वान के बच्चा पैदा करने वाले प्लान पीपीटी के बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है और इसे बिजनेस गोल की तरह देखने लगती है। सू किंग तय करती है कि वो अपनी छोटी बहन को बोझ नहीं बनने देगी। वो कहती है, अमीर घरों में माँ का रुतबा बेटे से होता है, तो क्यों ना मैं ही पहले प्रेग्नेंट हो जाऊं। अगर मेरा पति यानी फू यांग घर का वारिस बन गया तो सू वान को कोई नियम नहीं सीखने पड़ेंगे। यहाँ से एक मजेदार कंपटीशन शुरू होता है। दोनों भाइयों के बीच शर्त लगती है, इस महीने जिस भाई की पत्नी पहले प्रेग्नेंट होगी वही घर का वारिस और मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली बनेगा। फू चेंजो कहते हैं कि वो सू वान को कोई दुख नहीं होने देंगे, लेकिन सू किंग अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर सू वान और फू चेंजो के बीच की केमिस्ट्री भी बदल रही है। सू वान को पता चलता है कि ससुर जी को उल्लू बनाना आसान है, लेकिन असली चुनौती तो फू चेंजो का दिल जीतना है। वो अपनी जीजा से पूछती है कि ब्रदर फू को कैसे मनाया जाए। उसे पता चलता है कि फू चेंजो क्यूटनेस के सामने पिघल जाते हैं। वो फू चेंजो के पीछे पीछे दौड़ती है और कहती है, ब्रदर फू, आपकी टांगे इतनी लंबी हैं कि मैं दौड़कर भी आपको नहीं पकड़ पा रही। आप कितने हैंडसम हैं। सू वान अपनी बहन को भरोसा दिलाती है कि वो अभी फू चेंजो के साथ कमरा शेयर नहीं करेगी ताकि उसकी बहन रेस में आगे रहे। वो कहती है, दीदी मेरे
दिल में हमेशा नंबर 1 रहेंगी, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन फू चेंजो इस बात से थोड़े नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सुवान उन्हें इग्नोर कर रही है। सुवान जब उन्हें उदास देखती है तो वो फिर से अपनी क्यूटनेस वाला जादू चलाने की कोशिश करती है। कहानी में अब एक नया गठबंधन बनता है, ब्लड गॉड अलायंस। दोनों भाई बहन और उनके पार्टनर अब इस उलझन से निकलने के लिए भागने का प्लान बनाते हैं। सुवान कहती है जब 2 बड़े लड़ रहे हों तो छोटी सॉल्टेड फिश को छुप जाना ही बेहतर है। वो अपने पति को मनाने के लिए तरह तरह के जतन करती है, जबकि फू चेंजो उसकी मासूमियत और चालाकी के बीच उलझे हुए हैं। सुवान को उसके जीजा ने सिखाया था कि मर्दों को तारीफ बहुत पसंद है। सुवान फू चेंजो के पास जाती है और चाय का कप बढ़ाते हुए कहती है, ब्रदर फू, आप में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? बेचारे फू चेंजो को लगता है कि सुवान उसे उकसा रही है। वो गंभीर होकर कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। ज्यादा मेलजोल सेहत के लिए हानिकारक है। सुवान हैरान रह जाती है कि एक मासूम तारीफ का इन्होंने क्या मतलब निकाल लिया। फू चेंजो फैसला करते हैं कि वो गेस्ट रूम में सोएंगे ताकि सुवान आराम कर सके। सुवान मन ही मन बहुत खुश होती है और जश्न मनाने लगती है। आजादी! इतना बड़ा शानदार बेडरूम सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी उसे लगता है कि अगर वो अकेले सोएगी तो उसे स्पिरिचुअलिटी यानी डर या अजीब ख्याल महसूस होगी। वो फू चेंजो को मैसेज करती है पर वो जवाब नहीं देते। फिर वो खुद उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और बहाना बनाती है, ब्रदर फू, मुझे उस कमरे में नींद नहीं आ रही, प्लीज मेरा कमरा बदल दीजिए। फू चेंजो को लगता है कि सुवान उनके बिना रह नहीं पा रही है। वो उसे अपने कमरे में आने देते हैं और फिर वही डायलॉग चिपकाते हैं, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, तुम अभी जवान हो और तुम्हारा मन कमजोर है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। सुवान बस सिर हिलाकर उनकी बातों में हाँ मिला देती है। कमरे के अंदर सुवान अपनी बातों का जादू चलाती है। फू चेंजो पूछते हैं, तुम्हें कैसे लोग पसंद है? सुवान कहती है, मुझे वो पसंद है जो मीठी बातें करते हैं और आपकी बातें तो शहद जैसी मीठी हैं। फू चेंजो को पता है कि वो उसे मक्खन लगा रही है, लेकिन वो भी उसकी क्यूटनेस के सामने हार मानने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी खामोशी डरावनी है, तुम बोलती ही अच्छी लगती हो। दूसरी तरफ सुकिंग के पति फुयांग उससे कहते हैं, सुकिंग, तुम ये क्या कर रही हो? क्या आज भी तुम अपनी जिद गन पर अड़ी रहोगी? तुम्हें पता है कि भले ही मैं दामाद हूँ, लेकिन मैं इस परिवार के साथ रह रहा हूँ और मेरी भी अपनी एक गरिमा है। वो उनकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, अब जब मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ तो क्या तुम खुश नहीं हो? वो उनके ऊपर बैठी हुई लिपस्टिक लगा रही थी। फुयांग ने उलझन में पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सुकिंग बोली, अब तुम ये मत कहना मेरे प्यारे पतिदेव कि तुम्हें सिर्फ वही लोग पसंद है जो तुम्हारी तारीफ करते हैं। मुझ में बहुत सी कमियां हैं जिनके साथ मैं पैदा हुई थी और मैं उन्हें वक्त के साथ ही ठीक कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने उन्हें किस किया और उनके हाथ खोल दिए। उसके होंठों का स्वाद लेते हुए फुयांग ने कहा, इसका स्वाद तो बिल्कुल शहद की तरह मीठा है। वो उनके ऊपर झुक गई। उन्होंने आगे कहा, तुम कमाल की हो, लेकिन जब तुम खामोश रहती हो तो डर लगता है कि जैसे तुम कुछ बड़ा करने वाली हो। सुकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देते? मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और जल्द ही सीख जाऊंगी। फुयांग उसके करीब आते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा कर रहूंगा। सिर से लेकर पांव तक तुम खिल जाओगी। और इसके बाद वे एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह फू चेंजो जल्दी उठकर काम पर जाने लगते हैं। सुवान बिस्तर पर ही स्नैक्स खाना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि बेडरूम कल रात की जंग के बाद काफी बिखरा हुआ है। वो उसे साफ करने भागती है, पर फू चेंजो कहते हैं, मैंने कमरा साफ कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि नौकरानी मेरी पत्नी का मजाक उड़ाए। सुवान खुश होकर कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अचानक सुवान को अपनी बहन सू किंग की याद आती है। वो उसे फोन करती है, लेकिन सू किंग की आवाज बहुत दबी हुई और धीरे आती है। वो घबरा जाती है, क्या जीजा जी ने दीदी के साथ कुछ बुरा किया? उनकी आवाज ऐसी क्यों है? वो फू चेंजो से जिद करती है कि उसे अभी अपनी बहन से मिलना है। वे दोनों बगल वाले कमरे यानी फू यांग के कमरे पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और फू यांग सामने खड़ा होता है। सुवान चिल्लाती है, मेरी दीदी कहाँ है? आपने उनके साथ क्या किया? जब सुवान अपनी बहन सू किंग के कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सू किंग बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। सुवान रोने लगती है और फुयांग यानी जीजा जी पर चिल्लाती है, क्या आपने मेरी बहन को टॉर्चर किया है? मेरी पुरानी वाली दीदी मुझे वापस दो। फुयांग बेचारा सफाई देता है कि वो इतना भी काबिल नहीं है कि सू किंग जैसी आयरन लेडी को टॉर्चर कर। सुवान अपनी बहन सू किंग को लेकर चुपके से अस्पताल जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी कजिन बहन सू युन है। सू युन जो हमेशा सुवान को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है, मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये सॉल्टेड फिश सुवान आज इतनी परेशान और फुर्ती में कैसे है? जल्द ही सू युन को सू किंग की बीमारी का असली राज पता चल जाता है। वो मौके का फायदा उठाते हुए ताना मारती है, सू परिवार की इतनी बड़ी मुखिया और इतनी मामूली बीमारी से लाचार, ये तो पूरे खानदान के लिए बड़ी शर्म की बात है। सुवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो
सू युन को चेतावनी देती है कि अगर उसने एक शब्द भी और कहा तो वो उसका मुंह तोड़ देगी। चालाक डॉक्टर सू युन को ये भी पता चल जाता है कि दोनों बहनों ने चुपके से अपने दूल्हे बदल लिए हैं। वो इस जानकारी को हथियार बनाती है और सू किंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटवाने की धमकी देती है। वो कहती है, सू किंग, तुमने एक बेकार और मामूली लड़के फू यांग से शादी की है। अब तुम्हारे पास सू परिवार की मुखिया बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सू वान ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है कि उसकी एक जिद की वजह से उसकी दीदी का सब कुछ छिन जाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बहन से विनती करती है, दीदी, मैं अपना दूल्हा फू चेंजो तुम्हें वापस कर देती हूँ, बस तुम अपनी गद्दी और सम्मान बचा लो। मैं फू यांग के साथ रहने को तैयार हूँ। सू परिवार के पुराने लोग यानी ओल्ड फोगीज एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि सू किंग को पद से हटा सकें। सू किंग बीमार होने के बावजूद वहां पहुंचती हैं। फू यांग उन्हें अपनी बाहों में उठाकर मीटिंग हॉल तक ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दोबारा कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सू वान भी वहां पहुंचती है और अपनी बहन के समर्थन में खड़ी हो जाती है। मेरी बहन की गद्दी कोई नहीं छीन सकता। तभी ससुर जी और रिश्तेदार सू वान को मारने के लिए हाथ उठाते हैं और उसे मरी हुई मछली कहते हैं। उसी वक्त फू चेंजो की एंट्री होती है। वो सबका हाथ रोक लेते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई और किसने कहा कि मैं अंधा हूँ? वो सबके सामने ऐलान करते हैं, हाँ, मैंने सू वान से शादी की है और सू किंग अब फू परिवार की बहू है। अगर किसी ने भी इन दोनों को छूने की कोशिश की तो मैं उसे इस शहर से बाहर फेंक दूंगा। फू चेंजो के डर से सब वहाँ से दुन दबाकर भाग जाते हैं। सू वान को पहली बार एहसास होता है कि एक पावरफुल पति होने के क्या फायदे हैं। वो मुस्कुराती है और कहती है, ये रईस खानदान की बहू वाला रुतबा तो काफी अच्छा है। सू किंग और फू यांग के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। सू वान और फू चेंजो एक दूसरे के साथ खुश हैं और सू परिवार की गद्दी भी सुरक्षित रहती है। फू चेंजो ने सू वान की मदद की, लेकिन बदले में उससे एक 800 शब्दों का निबंध लिखने को कहा। सू वान का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है जैसे उसका पति नहीं बल्कि उसका स्कूल टीचर हो। उधर फू यांग यानी जीजाजी तय करता है कि वो घर का मुखिया बनेगा ताकि सू वान और सू किंग को कोई और परेशान न कर सके। सू किंग अपने पति फू यांग को जबरदस्ती यूरोलॉजी चेकअप के लिए ले जाती है। फू यांग चिल्लाता है, मैं घर का दामाद जरूर हूँ पर मेरी भी अपनी मर्जी है। सू किंग उसे पति के कर्तव्य याद दिलाती है। सू वान भी मजाक में कहती है, ब्रदर फू, दीदी सही कह रही हैं, हमें भी चेकअप करा लेना चाहिए। फू चेंजो उसे घूरते हैं और कहते हैं, चलो घर चले, तुम्हारी अमीर बहू वाली इच्छाएं घर पर ही पूरी करेंगे। फू परिवार के एक फंक्शन में सू वान का सामना उसके लालची चाचा और कजिन से होता है। वे सू वान को सॉल्टेड फिश कहते हैं और उसकी बुराई करते हैं। चाचा कहते हैं, सू वान को आज घर से निकाल दिया जाएगा और मेरी बेटी उसकी जगह लेगी। वे सू वान पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी बहन का दूल्हा चुराया है। सू वान को अकेला देख चाचा उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी फू चेंजो बीच में आ जाते हैं। वो सू वान का हाथ थामते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। जो लोग खुद कंपनी से निकाले गए हैं वो हमारे घर में मेहमान बनने के काबिल नहीं है। सू वान का साथ देने के लिए मैं खड़ा हूँ। सू वान को फू चेंजो में अपनी बहन जैसी ही सुरक्षा महसूस होती है। सू वान अब चुप नहीं रहती। वो अपने रिश्तेदारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। वो उन पर चिल्लाती है, तुम लोग ज़ेब्रा की तरह मुंह पर पाउडर लगाकर यहाँ आए हो। मेरी जगह लेने के लिए तुम्हें 10 साल तक खदानों में काम करना होगा, तब भी तुम मेरे पति के काबिल नहीं बनोगी। फू चेंजो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी थोड़ी चुलबुली है, इसे बस प्यार से सहलाने की जरूरत है। वे उन बदतमीज रिश्तेदारों को घर से बाहर फिकवा देते हैं। फू चेंजो सू वान को बताते हैं कि ससुर जी को खुश करने के लिए उन्होंने चीटिंग की है। उन्होंने ससुर जी को एक फर्जी वीडियो दिखाया जिसमें सू वान बहुत ही सभ्य और संस्कारी लग रही थी। सू वान खुश हो जाती है कि फू चेंजो ने उसके लिए झूठ बोला। वो उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कहती है और चुम लेती है। फू यांग यानी जीजाजी को बच्चा पैदा करने में समस्या है। उसका टैडपोल सर्वाइवल रेट 20% से कम है। सू किंग तलाक मांगती है लेकिन फू यांग गिड़गिड़ाता है कि वो एक पोटेंशियल स्टॉक है, अच्छा निवेश है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सू वान अपने जीजा की मदद करने का फैसला करती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी घबराओ मत, मैंने एक पुराना इलाज ढूंढा है जो सीधे उनकी किडनी पर असर करेगा। वो उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनकी किडनी ग्रिल करने लगती है। फू यांग दर्द और गर्मी से चिल्लाते हैं, सू वान, तुम अपने ही जीजा का मर्डर करने का प्लान बना रही हो क्या? सू वान कहती है, चुप रहो, मैं तुम्हारी ठंडक निकाल रही हूँ और तुम्हारी मर्दानगी यानी वाइटैलिटी बढ़ा रही हूँ। तभी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें फू यांग किसी औरत को पैशनेटली किस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि फू यांग का अपनी साली सू वान के साथ अफेयर चल रहा है। सू वान घबरा जाती है, ये मैं नहीं हूँ, ये जरूर एआई का कमाल है। लेकिन सच कुछ और ही था। फू यांग चिल्लाकर कहते हैं, ये एआई नहीं है, ये वीडियो मेरा और सू किंग यानी बड़ी बहन का है। दरअसल लोगों को मैरिज एक्सचेंज यानी शादी की अदला बदली के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सू किंग को सू वान समझ लिया। इस हंगामे के बीच एक और खुलासा होता है। सू किंग को पता चलता है कि उसने गलती से किसी और की अस्पताल रिपोर्ट उठा ली थी। फू यांग को कोई एस्थेनोस्पर्मिया बीमारी नहीं है। फू यांग भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अब तो मुझसे माफी मांगो, तुमने मुझे बेकार समझा जबकि मैं एकदम ठीक हूँ। कंपनी के शेयर गिर रहे थे, इसलिए फैसला लिया गया
कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सुवान और फू चेंजो तय करते हैं कि वे शादी की अदला बदली की खबर को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। सू किंग और फू यांग भी इस प्लान में शामिल होते हैं। वे सब मिलकर रिकवरी अलायंस बनाते हैं ताकि परिवार की इमेज बच सके। फू चेंजो को गुस्सा आता है कि फू यांग ये फैंस सू किंग और सू वान को सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। वो फू यांग को बुलाकर कहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ो और अभी रिटायरमेंट लो। सू परिवार की बेटियां फू परिवार में बेइज्जती सहने के लिए नहीं आई हैं। फू यांग पहली तो मना करते हैं, असंभव, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उनके फैंस की वजह से उनकी पत्नी सू किंग को उल्टा कहा जा रहा है तो उनका दिल पिघल जाता है। फू यांग कहते हैं, मैं एक्टिंग छोड़ सकता हूँ पर कैमरा नहीं, अब मैं एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टिंग करूंगा। सू किंग खुश हो जाती है। सुवान भी राहत की सांस लेती है कि उसके ब्रदर फू ने सबकी रक्षा की। सुवान कहती है, भले ही मैं एक सॉल्टेड फिश हूँ पर मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा पति और सबसे बहादुर बहन है। जब दोनों जोड़े अपने अपने रिश्तों को एक नई पहचान देते हैं और सू परिवार और फू परिवार का गठबंधन और भी मजबूत हो जाता है। फू यांग अब एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर बनना चाहते हैं। सू किंग एक पावरफुल सीईओ की तरह कहती है, मैं तुम पर 100 करोड़ 1 मिलियन लगाऊंगी, तुम जो चाहे बनाओ। लोग इस जोड़ी को कोल्ड फीमेल बॉस और यंग डायरेक्टर के नाम से पसंद करने लगते हैं। लेकिन ससुर जी अभी भी सुवान को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ससुर जी ने सुवान का बहू टेस्ट या मैट्रियार्क असेसमेंट समय से पहले रख दिया। वे उसे एक सजावटी फूलदान की तरह समझते हैं जिसमें दिमाग नहीं है। सुवान घबरा जाती है लेकिन उसकी सास उसका साथ देती है। सास कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चीटिंग डिवाइस यानी ईयरफोन दूंगी, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सास का मानना है कि संस्कारी बहू मिलना आम बात है लेकिन एक कूल सास मिलना किस्मत की बात है। टेस्ट शुरू होता है। सुवान टेबल मैनर्स और शिष्टाचार का ऐसा प्रदर्शन करती है कि ससुर जी भी दंग रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद सुवान इतनी भी बुरी नहीं है। फू चेंजो अपनी पत्नी पर गर्व करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सुवान ने गलती से शराब नहीं पी ली। सुवान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो शराब पीते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नशे में वो ससुर जी पर ही चिल्लाने लगती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। ससुर जी गुस्से में कहते हैं, एक मामूली लड़की कभी रानी नहीं बन सकती, तमीज से बैठो और सूप पीना सीखो। सुवान हंसते हुए जवाब देती है, नियम सबके लिए होने चाहिए, सिर्फ औरतों के लिए क्यों? बात तब बिगड़ जाती है जब ससुर जी सुवान की तुलना उसकी सास की शालीनता से करते हैं। सुवान नशे में चिल्लाती है, आपको पता भी है आपकी पत्नी यानी मेरी सास पिछले 30 साल से आपके सामने संस्कारी होने की एक्टिंग कर रही है। वो असल में एक सॉल्टेड फिश यानी आलसी रहना चाहती है। सास अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सबके सामने कहती है, हाँ मैं 30 साल से थक गई हूँ एक्टिंग करते करते, अब मैं अपनी बहू सुवान की तरह आज़ादी से जीना चाहती हूँ। ससुर जी जब सुवान को तलाक देने के लिए फू चेंज हो पर दबाव डालते हैं तो फू चेंज हो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर सुवान जाएगी तो मैं भी घर छोड़ दूंगा, मैं घर जवाई बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, सास भी अपना सामान पैक कर लेती है। वो ससुर जी को धमकी देती हैं, अगर तुमने मेरे बेटों और बहुओं को परेशान किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। 30 साल बहुत होते हैं। ससुर जी अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि परफेक्ट फैमिली के चक्कर में उन्होंने अपनों का ही दम घोट दिया था। अंत में ससुर जी को झुकना पड़ता है। सुवान की मासूमियत और सास की हिम्मत ने पूरे घर को बदल दिया। अब कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं। सुवान अपनी बहन के साथ खुश है। फू यांग एक सफल डायरेक्टर बन गए हैं और फू चेंज हो अपनी चुलबुली पत्नी के प्यार में डूबे हैं। ससुर जी को अब भी लग रहा है कि उनकी पत्नी शेनवेन यू उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन सास ने धमाका कर दिया है। उन्होंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। सुवाल और सुकिंग अपनी सास के इस फैसले का पूरा सपोर्ट करती हैं। फू चेंजो भी अपनी माँ के साथ खड़ा है। ससुर जी अकेले पड़ गए हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि 30 साल बाद उनकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है जब फू चेंजो को सुवान के पास से बर्थ कंट्रोल पिल्स मिलती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। वो दुखी हो जाते हैं कि सुवान उनके साथ बच्चा नहीं चाहती। सुवान डरकर झूठ बोलती है, अरे ये तो विटामिन है, मैंने गलती से गलत दवा खरीद ली। फू चेंजो को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में नहीं बल्कि उदासी में कहते हैं, अगर तुम बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा, हम अलग कमरों में सोएंगे। सुवान को पछतावा होता है कि उसने अपने पति का दिल दुखा दिया। तलाक के बाद सास का हुलिया ही बदल गया है। वो अब पुराने बोरिंग कपड़ों की जगह च्योंग सैम यानी फैशनेबल ड्रेस पहन रही हैं और किसी फैशन ब्लॉगर से कम नहीं लग रही। वो कहती हैं, 30 साल तक मैंने उसकी पसंद के कपड़े पहने, अब मैं वो पहनूंगी जो मुझे पसंद है। सुवान अपना तकिया लेकर बाहर आती है क्योंकि फू चेंजो ने उसे कमरे से निकाल दिया है। सास कहती है, चिंता मत कर,
तू मेरे साथ सोएगी। पूरा परिवार ससुर जी को अकेला छोड़कर एक साथ रहने लगता है। ससुर जी को घमंड था कि उनके बिना उनकी पत्नी के पास पैसे नहीं होंगे। वो उनके सारे बैंक कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी सास अपना सीक्रेट खजाना खोलती हैं। सालों से उन्होंने अपनी बचत और शेयर्स से 100 करोड़ यानी 100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली है। अब वो पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री हैं। सास सुवान को बताती है कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में क्यों सुना था। वो कहती हैं, बच्चा पैदा करना एक औरत के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है जो कोई मर्द नहीं समझ सकता। सुवान अपनी सास के दर्द को समझती है। सास कहती हैं, अब मैं अपनी जिंदगी मजे से जीऊंगी। चलो सबसे पहले किसी हैंडसम मेल मॉडल को ऑर्डर करते हैं और पार्टी करते हैं। ससुर जी अभी भी अकड़ में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पत्नी माफी मांगने आएगी। लेकिन फू चेंझो उन्हें आईना दिखाते हैं। माँ ने आपके लिए 30 साल तक अपनी खुशियां कुर्बान की और आपने कभी उनकी कद्र नहीं की। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। ससुर जी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी। ससुर जी को घर में किसी मर्द की आवाज आती है। वे गुस्से में चिल्लाते हैं, चैन वेन्यू सास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, पर वहां सुवान और उसकी सास मोबाइल पर किंग ऑफ ग्लोरी नामक एक गेम खेल रही होती हैं। जो आवाजें उन्हें मेल मॉडल्स की लग रही थी वो असल में गेम की कैरेक्टर्स और ऑनलाइन प्रो प्लेयर्स की थी। सास मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं गेम में नई हूँ तो मैंने अपनी रैंक बढ़ाने के लिए कुछ प्लेयर्स की मदद ली है। तुम इतने पुराने ख्यालात की क्यों हो। फू चेंझो अपने पिता को आईना दिखाते हैं, पिताजी अब आप हार चुके हैं। माँ और सुवान को तलाक देने के लिए कहने के बजाय आपको खुद सिविल अफेयर्स ब्यूरो की लाइन में लग जाना चाहिए। ससुर जी अभी भी अकड़ में हैं और सोचते हैं कि 3 दिन में सास खुद माफी मांगने आएगी, पर यहाँ तो सब उन्हें छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। सुवान अपनी बड़ी बहन सू किंग के पास सोने चली जाती है। फू चेंझो और फू यांग बाहर खड़े रह जाते हैं। फू यांग चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम 20 साल से अपनी बहन के साथ सो रही हो, अब तो उसे मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन सुवान जिद पर अड़ी है। वो अपनी बहन से पूछती है, दीदी क्या आप जीजा जी को पसंद करती हैं? सू किंग शर्माते हुए कहती हैं, ना पसंद नहीं करती। ये सुनकर फू यांग बाहर खुशी से झूमने लगते हैं। सू किंग भी सुवान से पूछती है, क्या तुम फू चेंझो को पसंद करती हो? सुवान पहले तो नखरे करती है पर फिर मान लेती है। ब्रदर फू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि इस घर में मेरी अपनी जगह है, वो बुरे नहीं है। फू चेंझो बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाहर फू यांग अपने बड़े भाई से पूछते हैं, भाई आपको कैसी लड़कियां पसंद है? फू चेंझो कहते हैं, मुझे वो पसंद है जो मासूमियत से हाथ जोड़कर विनती करें, जो थोड़ी नटखट हों और प्यार से मुझे ब्रदर फू कहें। फू यांग हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल सुवान जैसी खूबियां हैं। फू चेंझो उसे चुप करा देते हैं, पर मन ही मन वो सुवान के दीवाने हो चुके हैं। अगली सुबह सुवान अपनी सास से पूछती है कि वो फू चेंझो को कैसे मनाए। सास उसे एक सीक्रेट बताती है, उस लड़के को मीठा बहुत पसंद है, उसे कोई भी मिठाई खिला दो वो पिघल जाएगा। सुवान खुश हो जाती है और खुद को स्वीट गर्ल कहते हुए फू चेंझो को मनाने के लिए उनके ऑफिस यानी सेट पहुंच जाती है। सुवान मिठाई लेकर फू चेंझो के पास पहुंचती है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगती है। वो उन्हें फिर से अपनी क्यूटनेस से रिझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, ब्रदर फू मैं आपसे मिलने आई हूँ, अब तो मान जाइए। फू चेंझो उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये छोटी सॉल्टेड फिश अब उनके दिल की रानी बन चुकी है। फू चेंझो एक नया समझौता सामने रखते हैं। अब से तुम सिर्फ नाम की मिसेस फू हो। मैं तुम पर बच्चा पैदा करने का दबाव नहीं डालूंगा और न ही तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर करूंगा। सुवान को आजादी तो मिल गई पर उसका दिल बैठने लगा। फू चेंझो अकेले में मिठाई चखते हैं और बड़बड़ाते हैं, ये मिठाई मीठी नहीं है, क्या तुम मीठी हो सुवान? जब बड़ी बहन सू किंग को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चलता है तो वो भड़क जाती हैं। वो फू चेंझो पर चिल्लाती हैं, तुम मेरी बहन को सिर्फ एक सजावट की चीज, डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। फू चेंझो दुखी होकर कहते हैं कि वो सुवान को किसी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहते, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ही सबसे बड़ा बलिदान है। सुवान बीच में आकर कहती है, मैंने साइन कर दिया है, अब और मत लड़ो। फू परिवार के दोनों भाई अब मुसीबत में हैं। फू यांग रोता है, दीदी ने मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी है, वो मुझे छूने भी नहीं देती। भाई क्या हमारे खानदान के मर्दों की किस्मत में सिर्फ कुंवारा रहना ही लिखा है? ससुर जी का तलाक और बेटों की ऐसी हालत देखकर माँ यानी शैन वेन्यू कहती हैं, चिंता मत करो, मैंने 1000 शॉर्ट ड्रामे देखे हैं, मैं तुम दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर लाऊंगी। आधी रात को सुवान की पुरानी बीमारी फिर से उभर आती है। वो नींद में चलने लगती है। वो चलते चलते सीधे फू चेंझो के कमरे में घुस जाती है। उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। वो फू चेंझो के पास जाकर कहती है, ब्रदर फू क्या आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? आप सपनों में भी मुझे परेशान करते हैं। नींद में सुवान फू चेंझो को छूती है और उनके एब्स की तारीफ करती है। फू चेंझो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर सुवान नशे और नींद के मेल में कहती है, ये सपना मेरा है तो फैसला भी मेरा होगा। वो उन पर टूट पड़ती है। फू चेंझो समझ नहीं पा रहे कि उसे जगाएं या इस पल का आनंद लें। तभी कमरे में बड़ी बहन सू किंग और छोटा भाई फू यांग घुस आते हैं। सू किंग चिल्लाती है, फू चेंझो तुम फिर से मेरी बहन को बहला
नहला फुसलाकर बिस्तर पर ले आए। ये बहुत शर्मनाक है। बेचारे फू चेंचाओ अपना बचाव करते हैं। मैं बेगुनाह हूँ, ये नींद में चलकर खुद मेरे पास आई है। फू यांग गवाही देता है। भाभी, भाई सच कह रहे हैं, मैं गवाह हूँ। सुबह जब सुवान जागती है तो उसे अपनी हरकतों पर शर्म आती है, लेकिन इस स्लीप वॉकिंग ने एक काम अच्छा कर दिया। फू चेंचाओ और सुवान के बीच की दूरियां मिट गईं। फू चेंचो को एहसास हो गया कि सुवान उन्हें कितना पसंद करती है। सू किंग भी अब फू यांग को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती हैं। बड़ी बहन सू केंग को चिंता है कि सू वान अब नींद में उनके पास जाने के बजाय फू चेंजू के कमरे में क्यों जा रही है। वो कहती हैं, जब से मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ सू वान को नींद में चलने की बीमारी है। पहले वो सिर्फ मेरे पास आती थी, पर अब वो तुम्हारे पास जा रही है। इसका मतलब वो तुम्हें चाहने लगी है। फू चेंजू को एहसास होता है कि उन्होंने सू वान को दूर करके गलती की है। सास सू वान के पास एक डायरेक्टोरियल डेब्यू स्क्रिप्ट लेकर पहुंचती हैं। वो सुवान को एक्टिंग करने के लिए मनाती है। सास मजाक में कहती है, ये लो 50 मिलियन, ये तुम्हारे पेट की ओनरशिप खरीदने के लिए है, ताकि तुम फू खानदान को वारिस दे सको। सुवान अपनी महान आत्मा का नाटक करते हुए कहती है, ये पैसा मेरी रूह को गंदा नहीं कर सकता। ये सब एक नाटक का हिस्सा था। सास ने पूरा स्टेज सेट कर दिया है। जैसे ही फू चेंजू भर आते हैं, सास अपनी क्रूर सास वाली एक्टिंग शुरू कर देती है। वो सुवान पर चिल्लाती है, तुम एक अंडा भी नहीं सह सकती, हमारे फू खानदान में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सुवान रोने का नाटक करती है, मम्मी जी मुझे रईस खानदान से बाहर मत निकालिए, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं है। फू चेंजू अपनी माँ को सुवान पर चिल्लाते देख बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बीच में कूद पड़ते हैं। सास अपनी एक्टिंग जारी रखती हैं, अगर ये बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो इसे अभी बाहर निकालो। तभी फू चेंजू धमाका करते हैं, भले ही पूरी दुनिया और आप माँ इसके खिलाफ हो जाए, मैं सुवान की रक्षा करूंगा, मुझे वारिस नहीं सुवान चाहिए। सुवान अपने डायलॉग बोलती है, ब्रदर फू, मैं आपसे दूर इसलिए भाग रही थी क्योंकि मुझे लगा मैं आपके काबिल नहीं हूँ। लेकिन तभी फू चेंजू स्क्रिप्ट से हटकर अपनी असली भावनाएं व्यक्त करते हैं। सुवान, तुम एक छोटे सूरज की तरह हो जो सबके जीवन में गर्माहट लाती हो, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। सुवान हैरान रह जाती है, ये लाइन तो स्क्रिप्ट में नहीं थी। वो समझ जाती है कि फू चेंजू सच में उससे प्यार करते हैं। सास अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, चलो एक्टिंग बंद करो, मैं तो बस तुम दोनों को साथ लाना चाहती थी। फू चेंजू सुवान से कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो, बच्चा पैदा करना तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस मेरे पास वापस आ जाओ। सुवान को पहली बार अपनी बहन के अलावा किसी और से इतना सम्मान और प्यार मिलता है। फू यांग, छोटा भाई, अभी भी डरा हुआ है कि सुवान फिर से उनके कमरे में ना आ जाए। वो कहता है, भाई इसे अपने पास रखो, वरना ये फिर से नींद में मेरे कमरे में घुस जाएगी और भाभी सू किंग मेरा कचरा कर देंगी। अंत में सू किंग को भी एहसास होता है कि फू चेंजू एक भरोसेमंद इंसान है। वो सुवान को उनके पास रहने की इजाजत दे देती हैं। ससुर जी अभी भी अकेले हैं, लेकिन पूरा परिवार अब सुवान की आलसी लेकिन प्यारी शख्सियत के रंग में रंग चुका है। सास शेन वेन्यू को घर छोड़े 1 हफ्ता हो गया है। ससुर जी की हालत किसी जंगली इंसान या किसी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट जैसी हो गई है। उन्हें न टाई बांधनी आती है न शेविंग करनी। सास हंसते हुए कहती है, 30 साल तक मैं तुम्हारी नौकरानी बनी रही, अब देखो मेरे बिना तुम्हारा क्या हाल है। ससुर जी अपनी इस हालत का जिम्मेदार सू वान को मानते हैं। ससुर जी अपने बेटों फू चेंजो और फू यांग को धमकी देते हैं, या तो अपनी इन पत्नियों को तलाक दो या मेरे घर से निकल जाओ, चुन लो, मम्मी या पापा। फू चेंजो साफ कह देते हैं, पापा मैं सू वान के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी पूरी जायदाद छोड़ने को तैयार हूँ, पर उसे नहीं। फू यांग भी अपनी माँ और पत्नी सू किंग का साथ देते हैं। ससुर जी को झटका लगता है कि उनके पैसे से ज्यादा उनके बेटों ने प्यार को चुना। ससुर जी चिल्लाते हैं, तलाक के बाद तुम्हारी माँ को एक ढेला नहीं मिलेगा, उसने प्री नप यानी शादी से पहले का समझौता किया था। सास मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे बेटे हैं और अपना खुद का कमाया हुआ खजाना है। फू चेंजो कहते हैं, भले ही मैं सड़क पर आ जाऊं पर सू वान को तलाक नहीं दूंगा। ससुर जी सबको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातें अब किसी कार्टून विलेन ग्रे वुल्फ जैसी लगती हैं। सास उनके एक अजीब डर का खुलासा करती हैं। ससुर जी को गोल्ड रिंग यानी सोने की अंगूठी से डर लगता है, क्योंकि बचपन में उनकी नैनी ने उन्हें अंगूठी से डराया था। पूरा परिवार ससुर जी को मजाक में उड़ाकर बाहर निकाल देता है और कहता है, अब सीधे कोर्ट में तलाक के वक्त मिलना। सू वान को दुख होता है कि उसकी वजह से फू चेंजो का सब कुछ छिन गया। वो ईमो होकर पूछती है, ब्रदर फू, क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? क्या मुझे आपको छोड़ देना चाहिए? लेकिन फू चेंजो उसे बैले लगा लेते हैं। तभी सू वान एक बड़ा फैसला करती है। वो कहती है, ब्रदर फू, आपके पिता को वारिस चाहिए था ना, क्या हम सच में एक बच्चा पैदा करें? शायद इससे सब ठीक हो जाए। फू चेंजो कहते हैं, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, मुझे वारिस नहीं
तुम्हारी खुशी चाहिए। लेकिन सू वान जिद करती है कि वो इस रिश्ते को एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह आगे ले जाना चाहती है। फू चेंजो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो आज रात मैं तुम्हें एक अलग ही अनुभव दूंगा। दोनों के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। उधर फू यांग यानी जीजा जी भी अपनी पत्नी सू किंग को मनाने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। वो एक मासूम पति बनने का नाटक करते हैं ताकि सू किंग का दिल पिघल जाए। सू किंग उन्हें एक अनोखा सरप्राइज देती हैं। आखिरकार दोनों बहनों की जिंदगी पटरी पे आ जाती है। इधर फू यांग अपनी पत्नी सू किंग के साथ वक्त बिता रहे हैं। सू वान मजाक करती है कि जीजा जी की सारी वाइटल एनर्जी दीदी ने सोख ली है। सू किंग कहती है, फू यांग के साथ रहना एक छोटे पिल्ले को पालने जैसा है। वो खेलना चाहता है तो मैं उसे खिलाती हूँ। फू यांग भी खुशी खुशी अपनी पत्नी के हुक्म मानने को तैयार हैं, भले ही उन्हें घर जमाई बनना पड़े। ससुर जी ने सबको पुराने घर बुलाया है। सू वान जानती है कि ससुर जी को काला रंग और अशुभ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर काले कपड़े और उदास मेकअप करके पहुंचती है। वो ससुर जी के सामने झुककर 3 बार प्रणाम यानी बाव करती है, जैसे किसी की अंतिम विदाई हो रही हो। ससुर जी चिल्लाते हैं, क्या तुम मुझे शाप दे रही हो? सू वान मासूमियत से कहती है, पिताजी आप बुजुर्ग हैं, ये तो आपको आखिरी विदाई वाला सम्मान है। लालची रिश्तेदार सू युन ससुर जी की चापलूसी करने लगती है। वो कहती है, सू वान में तो संस्कार ही नहीं है, अगर मैं आपकी बहू होती तो रोज आपके पैर धोकर पीती। सू वान जोर से हंसती है और कहती है, अरे भाई 2025 चल रहा है, तुम्हें दासी बनने का इतना शौक क्यों है? शायद गुलामी तुम्हारे डीएनए में ही है। ससुर जी फिर से फू चेंजो को मजबूर करते हैं, अगर तुम्हें सू परिवार से रिश्ता रखना है तो सू वान को छोड़ो और सू युन से शादी कर लो। फू चेंजो साफ मना कर देते हैं। सू वान ताना मारती है, ससुर जी क्या आपको अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी? कल भी आपने यही कहा था और आज भी। अपनी याददाश्त चेक करवाइए। ससुर जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। फू चेंजो और फू यांग ऐलान कर देते हैं कि वे फू परिवार की जायदाद छोड़ देंगे और सू परिवार के घर जमाई बन जाएंगे। फू यांग मजाक में कहते हैं, भाई मैं तुम्हें घर जमाई बनने के 100 नियम भेजूंगा, उन्हें याद कर लेना। ससुर जी उन्हें निकम्मा कहते हैं, पर सू वान कहती है, कम से कम सू परिवार में हमें घुटने टेक कर खाना तो नहीं पड़ेगा। तभी सू वान के लालची चाचा एक वसीयत लेकर आते हैं और एक ऐसा राज खोलते हैं जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे कहते हैं, सू वान और सू किंग सू परिवार की सगी बेटियां नहीं हैं, ये दोनों अनाथ थीं जिन्हें गोद लिया गया था, अडॉप्टेड। वे चिल्लाते हैं कि सू परिवार की जायदाद पर इनका कोई हक नहीं है क्योंकि इनका खून नीच यानी लोअर क्लास है। चाचा ससुर जी से कहते हैं, फू चेंजो और फू यांग, तुम दोनों को इन बहनों ने धोखे में रखकर शादी की है, इनका सू परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। ससुर जी को एक नया हथियार मिल जाता है ताकि वो सू वान को घर से बाहर निकाल सकें। सू वान और सू किंग हैरान रह जाती हैं कि उनके माता पिता ने ये राज उनसे क्यों छुपाया। जैसे ही चाचा ने खुलासा किया कि सू वान और सू किंग गोद ली हुई बेटियां हैं, सबको लगा कि अब फू भाई उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन फू चेंजहू ने हाथ थाम कर कहा, भले ही सू वान का सरनेम कुछ भी हो, वही मेरी पत्नी रहेगी। छोटा भाई फू यांग भी बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी शादी न टूटे। ससुर जी और चाचा को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उनका ब्लैकमेल काम नहीं आया। सू वान को पता चला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी बहन सू किंग को निकालने वाले हैं। उसने अचानक पासा पलट दिया। वो ससुर जी से बोली, पिताजी आप सही कह रहे थे, पैसे के बिना प्यार बेकार है। मैं एक सॉल्टेड फिश हूँ और मुझे पलने के लिए पैसा चाहिए। मैं फू चेंजहू को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। ससुर जी खुश हो गए कि उनकी बहू पैसे की लालची निकली, पर ये सू वान की चाल थी। अकेले में सू वान ने अपनी बहन को प्लान समझाया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल और फेक तलाक होगा। सू वान ने सू किंग से कहा, हमें वो असली वसीयत यानी विल ढूंढनी होगी जो चाचा ने छुपाई है। 1 महीने का वक्त लेते हैं, तब तक ससुर जी को लगेगा कि हम हार गए हैं। सू वान ने सू युन को मोहरा बनाकर असली वसीयत तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। ससुर जी को अपनी जीत पक्की लगी। सू वान ने शर्त रखी कि 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, तब तक सू किंग कंपनी की मुखिया बनी रहेंगी। फिर जो हुआ वो इतिहास था। पूरा परिवार, ससुर जी, सास, फू चेंजहू, फू यांग, सू वान और सू किंग सब एक साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए। क्लर्क हैरान रह गया, 10 साल में पहली बार देख रहा हूं कि पूरा खानदान एक साथ तलाक लेने आया है। क्या बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है? तलाक के बाद ससुर जी बड़े गर्व से बोले, अब हम बाप बेटे सिंगल एरिस्टोक्रेट्स हैं। अब देखना तुम्हारी माँ और ये बहनें रोते हुए वापस आएंगी। फू चेंजहू और फू यांग मन ही मन हंस रहे थे। फू चेंजहू ने अपनी पत्नी से वादा किया, मैं तब तक अपमान सहूंगा जब तक हमारा प्लान कामयाब न हो जाए। सास
शेन वेन्यू ने कहा, दुनिया की सबसे सख्त चीज हीरा नहीं बल्कि एक माँ का दिल है जो अब आजाद है। ससुर जी अपनी महंगी परफ्यूम लगाकर जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने सबको हरा दिया, पर फू चेंजहू ने उन्हें चेतावनी दी, पिताजी आप विलन बॉस की तरह हंस रहे हैं, बहुत जल्द आपका चेहरा शर्म से लाल होने वाला है। सू वान और सू किंग ने घर छोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक था। अब सू वान अपनी सास के साथ मिलकर ससुर जी के साम्राज्य को हिलाने और असली वसीयत बाहर लाने की तैयारी में है। फू चेंजहू और फू यांग अब अपनी पत्नियों को दोबारा पटाने का नाटक करेंगे ताकि ससुर जी को शक ना हो। तलाक के पहले दिन ही सू वान, सू किंग और उनकी सास शेन वेन्यू ने एक धमाकेदार पार्टी रखी। घर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए वो आजादी का जश्न मना रही हैं। सू वान अपनी आदत के अनुसार मीठा ड्रिंक पीकर ही टल्ली हो जाती है। वे सब नाच रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आजादी मुबारक। सू वान नशे में कहती है, बिना आदमियों की जिंदगी कितनी सुकून भरी है। ससुर जी को लग रहा है कि उनके बेटे घर पर मातम मना रहे हैं, लेकिन फू चेंजहू और फू यांग चुपके से अपनी पत्नियों से मिलने पहुंच जाते हैं। फू चेंजहू देखते हैं कि उनकी दुखी पत्नी सू वान तो मजे से डांस कर रही है। सू वान नशे में अपने एक्स हस्बैंड को देखकर कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो तलाकशुदा हैं, ये मिलना गैर कानूनी है। फू चेंजहू उसे गोद में उठा लेते हैं। फू यांग, छोटा भाई, अपनी पत्नी सू किंग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सू किंग उसे घास नहीं डालती। वो मजाक में कहती हैं, मैंने तुम्हें शानयू यानी OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर ₹0 में बेचने के लिए लिस्ट कर दिया है, कोई भी इसे मुफ्त में ले जाओ। फू यांग गिड़गिड़ाता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दो। सू किंग साफ कह देती हैं कि उनका तलाक असली है और वे अब अपनी शर्तों पर जिएंगी। अगली सुबह ससुर जी का नाश्ता तैयार होता है, पर उन्हें वो स्वाद नहीं मिलता। वे चिल्लाते हैं, ये कैसा सूप है, ये तो बर्तन धोने वाले पानी जैसा है। फू चेंजहू उन्हें याद दिलाते हैं, पिताजी जिस माँ को आपने घर से निकाला वो सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए सूप बनाती थी, अब नौकरों के हाथ का खाना ही खाना पड़ेगा। ससुर जी का चेहरा उतर जाता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि घर औरतें नहीं बल्कि उनका प्यार चलाता था। प्लान के मुताबिक सू वान अपने पति फू चेंजहू को एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है। वो डेट किसी और के साथ नहीं बल्कि लालची सू यून के साथ है। सू वान खुद टेक्स्ट मैसेज भेजकर सू यून को फंसाती है। वो फू चेंजहू से कहती है, जाओ और अपनी खूबसूरती यानी लुक्स का इस्तेमाल करके सू यून से असली वसीयत गलवाओ। फू चेंजहू कहते हैं, मैं ये कर तो लूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी एनर्जी चाहिए। ससुर जी को अब भी घमंड है कि फू चेंजहू सू यून से शादी करके आदर्श बहू ले आएगा। वे खुश हैं कि सू यून कंपनी की नई मालकिन बनेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके दोनों बेटे और उनकी पूर्व पत्नी शेन वेन्यू मिलकर उन्हें एक बड़ा झटका देने वाले हैं। फू यांग कहते हैं, पिताजी लगता है बहुत जल्द हमें एक नया पापा मिलने वाला है, क्योंकि मम्मी तो अब बहुत खुश है। सू वान और उसकी सास शेन वेन्यू ने कंपनी में घुसने के लिए सफाई कर्मचारी क्लीनिंग यूनिफॉर्म की ड्रेस पहन ली है। सास कहती हैं, सफाई करना सबसे अच्छा है, कोई शक नहीं करेगा और हम हर कोने की खबर रख पाएंगे। सू वान थोड़ी घबराती है, पर फिर इसे फू चेंजाओ की वफादारी का टेस्ट मानकर तैयार हो जाती है। फू चेंजाओ ऑफिस में सू यून से मिलते हैं। सू यून खुद को बहुत क्यूट दिखाने की कोशिश करती है। फू चेंजाओ उसकी झूठी तारीफ करते हैं, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। कोने में छिपी सू वान ये सुनकर जल भुन जाती है। ये मुझे छोड़कर उस पफर फिश की तारीफ कैसे कर सकते हैं। उसे गुस्सा आता है कि उसके पति को कोई और हनी ट्रैप कर रहा है। फू चेंजाओ सू यून को एक प्रीनप, शादी का समझौता दिखाते हैं और कहते हैं, अगर तुम सू परिवार की मालकिन बनना चाहते हो तो तुम्हें वो असली वसीयत मुझे देनी होगी जो तुम्हारे चाचा के पास है। मैं तुम्हें सू किंग की जगह दिला दूंगा। सू यून लालच में आ जाती है और वसीयत लाने के लिए मान जाती है। असल में फू चेंजाओ ने ये सब सू वान को सुनाने के लिए किया था, ताकि उसे पता चले कि वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ससुर जी फू लाओ डेंग को एहसास होता है कि 30 साल तक उनकी पत्नी ने जो उनके लिए किया वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्यार था। लेकिन अब सास ने उन्हें एक बीती बात यानी पार्टी मान लिया है। वो ससुर जी से कहती हैं, 30 साल तक मैंने खुद को मिटा दिया, अब मैं तुम्हारी यादों को एक पादा की तरह उड़ा दूंगी। ससुर जी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। अब सास उदास होने के बजाय अपनी जिंदगी जी रही हैं। वे ऑनलाइन ग्रुप ब्रॉडकास्ट देख रही हैं और सू वान हैरान रह जाती है कि सास ने 8 हैंडसम लड़कों के डांस पर पैसे उड़ाए हैं। सास मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत कर, मेरा अकाउंट अभी भी तेरे ससुर जी के कार्ड से लिंक है, मैं उनके पैसों से जवान लड़कों का डांस देख रही हूँ। सू वान कहती है, मम्मी आप तो लेजेंड निकली। छोटा भाई फू यांग अपनी पत्नी सू किंग को मनाने के लिए अपनी छाती पर उनका नाम लिखवा लेता है। वो अपनी पेक्टोरल मसल्स दिखाते हुए कहता है, देखो मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिख लिया है। सू वान मजाक करती है कि जीजा जी के मसल्स भाई से कम नहीं है, लेकिन सू किंग अभी भी पिघल नहीं रही है। वो कहती है, कचरा रिसाइकल नहीं होता, तुम अपनी ये फिल्मी लाइनें डस्टबिन में डालो।
चेंजो ने अपनी चाल हनी ट्रैप में सूयुन को फंसा लिया। लालच में आकर सूयुन ने अपने चाचा की छुपाई हुई असली वसीयत निकाल ली। जैसे ही उसने वसीयत फू चेंजो को दी, सू वान और सू किंग सामने आ गए। सू वान ने हंसते हुए कहा, सूयुन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम न होती तो हमें ये वसीयत कभी नहीं मिलती। सूयुन को एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल किया गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सू किंग ने वसीयत मिलते ही ऐलान कर दिया कि सू परिवार की सारी जायदाद अब उनकी और सू वान की है। उन्होंने उन परजीवियों यानी लालची रिश्तेदारों को घर से बाहर निकाल दिया जो अब तक उन्हें अनाथ कहकर अपमानित कर रहे थे। सू वान ने मजाक में कहा, किसी और की कुर्सी छीनने से पहले देख लेना चाहिए कि तुम्हारे अंदर बैठने की औकात है या नहीं। छोटा भाई फू यांग अभी भी सू किंग की ब्लैकलिस्ट में है। सास और सू वान ने मिलकर एक और नाटक रचा। फू यांग एक दूसरी लड़की को घर लेकर आया ताकि सू किंग को जलन हो। वो लड़की सू किंग को बूढ़ी और थकी हुई कहने लगी। सू किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, भले ही मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, पर कोई और इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सास ने मुस्कुराकर सू किंग को समझाया, तुम्हारे दिल में अभी भी इस नटखट लड़के के लिए जगह है, वरना तुम इतनी नाराज नहीं होती। सू वान ने भी बीच बचाव किया और फू यांग को सुधारा। फू यांग घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं घर जमाई बनने के सारे नियम मानने को तैयार हूँ। सू किंग ने शर्त रखी कि अगर फू यांग को वापस आना है तो उसे दामाद के नियम यानी सन इन लॉ रूल्स याद करने होंगे। नियम 1, पत्नी हमेशा सबसे ऊपर है। नियम 2, पत्नी को कभी ना नहीं कहना। नियम 3, अगर कुछ गलत होता है तो वो हमेशा पति की गलती है। फू यांग ने खुशी खुशी ये नियम मान लिए। सू वान और सू किंग ने एक और बड़ी शर्त रखी। चूंकि वे अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए उनके होने वाले बच्चों का सरनेम फू नहीं बल्कि सू होगा। फू चेंजो और फू यांग ने बिना सोचे कह दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरनेम भाई संभालेगा, हमें तो बस अपनी पत्नियों के साथ रहना है। कहानी के अंत में सब हंसते हुए याद करते हैं कि कैसे एक गलत कमरे में घुसने और गलत आदमी से शादी करने से ये सब शुरू हुआ था। पर अब वे जानते हैं कि भले ही शुरुआत गलत थी, पर उन्हें इंसान बिल्कुल सही मिले। सू वान और फू चेंजो और सू किंग और फू यांग अब हमेशा के लिए एक हो गए हैं। ससुर जी फू लाओडिंग अब पूरी तरह टूट चुके हैं। वे सज धज कर अपनी पत्नी शेन वेन्यू के पास माफी मांगने पहुंचते हैं। सास उन्हें देखकर ताना मारती है, तुम तो बिल्कुल हरी रंगी हुई पुरानी ककड़ी लग रहे हो। 30 साल बाद अब तुम्हें अपनी गलती याद आ रही है। ससुर जी रोते हुए कहते हैं कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, पर सास साफ कह देती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये रिश्ता अब खत्म है। सू वान और सू किंग ने फैसला किया कि वे दोबारा शादी करेंगी, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। सू वान कहती है, पिछली बार मैं नशे में थी, इस बार मैं अपनी बहन के साथ मिलकर एक ऐसी शादी करूंगी जहां हम घर जमाई लाएंगे। सू वान ने कसम खाई कि इस बार वो एक बूंद शराब नहीं पिएगी। फू चेंजो ने वादा किया, तुम्हारी सारी शराब मैं पीऊंगा, बस तुम मुझे अपना लो। शादी का दिन आता है। फू चेंजो और फू यांग इतने हैंडसम लग रहे हैं कि खुद को रोक नहीं पाते। फू यांग मजाक में कहते हैं, मेरा लुक तो भाई से भी ज्यादा किलर है। सू किंग और सू वान अपनी कूल ड्रेसेस में शादी के मंडप पर पहुंचती हैं। इस बार ससुर जी भी कोने में खड़े होकर देख रहे हैं, पर कोई उन्हें घास नहीं डाल रहा। शादी शानदार रही, पर जैसे ही रात हुई सबको वही पुराना डर सताने लगा, क्या फिर से कमरा तो नहीं बदल जाएगा। सू वान और सू किंग ने तय किया कि वे बिल्कुल सावधान रहेंगी। सू वान बाईं तरफ गई और सू किंग दाईं तरफ। भाइयों ने भी तय किया, तू दाईं तरफ जा, मैं बाईं तरफ। उन्होंने कसम खाई कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। आधी रात को अचानक चिल्लाने की आवाज आती है। सू वान कमरे से बाहर निकलती है और सामने फू यांग छोटा भाई खड़ा होता है। सू वान चिल्लाती है, क्या हम फिर से गलत इंसान के साथ सो गए? सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी फू चेंजो हंसते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, इस बार हम सब सही कमरे में हैं। बस सू वान फिर से नींद में चल स्लीप वॉक कर रही है। फू चेंजो सू वान को गले लगा लेते हैं। वे वादा करते हैं, ये हमारी आखिरी शादी थी, अब दोबारा कभी शादी का ड्रामा नहीं करेंगे। सू वान कहती है, शुक्र है, अब मैं चैन से अपनी सॉल्टेड फिश वाली जिंदगी जी सकती हूँ। ससुर जी भी अब अपनी सिंगल जिंदगी के साथ समझौता कर चुके हैं और अपनी पत्नी को दूर से ही खुश देखकर संतुष्ट हैं। कहानी के आखिरी शब्दों में सू वान कहती है, भले ही हम गलत कमरों में गए, भले ही शुरुआत धोखे से हुई, पर अंत में सबको अपना सच्चा प्यार मिल गया। फू परिवार अब एक रईस परिवार के ज्यादा एक खुशहाल परिवार बन चुका।